Hello guys, welcome back to our channel part 3 of Reborn for her mysterious husband. Chapter 11 आधवी का सुकून। आधवी अब अपनी साड़ी पहनने लगती है। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे और वो उसके गालों तक भी पहुंच गए थे। अगर पहले बात होती तो शायद उसको इतना रोना नहीं आता, लेकिन इस बार उसे अभीक का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। उसको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि अभीक उसके साथ इंटीमेट हुआ, पर उसको इस बात से तकलीफ हुई थी कि अभीक सिर्फ उसकी बॉडी से इंटीमेट हुआ था, लेकिन उसके मन का क्या। उसने कभी भी अभीक को खुद के करीब आने से नहीं रोका था, लेकिन वो भी चाहती थी कि अभीक उसको समझे, उसको प्यार करे। जैसे वो सुबह में आधवी का ध्यान रख रहा था वैसे ही रखे। वो इन सब चीज़ों को सोच रही ही होती है कि उसको अपने पेट पर किसके हाथ फील होते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि वो कौन है। अभीक, मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊंगा, फिर तुम वहां से क्यों आ गई। आधवी कुछ नहीं कहती और चुपचाप खुद को तैयार करने में ध्यान देती है। आधवी से जवाब ना मिलने पर अभीक उसको अपनी तरफ घुमाता है। अभी उसकी आंखों में आंसू देख के गहरी सांस लेता है, फिर वो उसे कहता है, अभीक, अपनी सख्त आवाज में रो क्यों रही हो। आधवी अपनी नज़र उठा के उसको देखती है तो वो उसकी आंखें देख के डर जाती है और फिर अपनी नज़र झुका लेती है और उसको कहती है, मुझे घर जाना है। अभीक, क्यों, मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा। आधवी उसको सर उठा के देखती है और कहती है, ऐसा नहीं है, बस मेरा मन घर जाने का कर रहा है। अभीक, ठीक है, हम निकल रहे हैं, तैयार हो जाओ, और खुद वहां से अपने लिए कपड़े लेके पहनने लगता है। आधवी यह देख के बाहर आ जाती है और वहां पे रखे बड़े से आईने के सामने जाती है जहां उसके लिए सारी चीज रखी हुई थी। वो वहां से सिंदूर उठा के लगा लेती है, फिर अपना मंगलसूत्र भी पहन लेती है और माथे पर बिंदी और हाथों में मैचिंग चूड़ियां जो कि वहां पहले से ही थी। बस इतने में हो गया उसका सिंगार पूरा। आधवी देखती है कि उसके लिए जो चीज़ यहाँ रखी है वो सब आधवी की पसंद की ही है। हाँ तक ब्रांड भी वही थी चीज़ों की जो वो इस्तेमाल करती थी। ऐ देख के अपने मन में, इनको मेरे बारे में सब कैसे पता चल जाता है। फिर वो अपना सर झटकती है और अभीक का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद अभीक तैयार होके आता है और आधवी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के बाहर की तरफ ले जाने लगता है। उनकी यॉट सेलबोट अब किनारे पे थी तो वो आधवी को लेके यॉट से उतर जाता है और वहां पे पहले ही गाड़ी खड़ी तो वो आधवी को लेके गाड़ी में बैठ जाता है। वैसे तो वहां सिर्फ एक नहीं 10 कारें खड़ी थी जो उसके अंगरक्षकों की थी। दोनों जब गाड़ी में बैठते हैं तो उनकी गाड़ी अब कपूर विला की तरफ चल पड़ती है। आधवी अभीक को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। वो गाड़ी में भी अभीक से दूरी बना के बैठी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। अभी देख रहा था कि आधवी कैसे उसको इग्नोर कर रही है। अभीक मन में, जितना इग्नोर करना कर लो वाइफ, लेकिन सजा भुगताने के लिए तैयार रहना, और फिर एक डेविल स्माइल करता है। पूरे रास्ते आधवी ने एक बार भी अभीक की तरफ नहीं देखा जब तक वो कपूर विला नहीं पहुंच गए और अभी भी अपना लैपटॉप लेके काम में व्यस्त हो गया था। जब वो लोग कपूर विल पहुंच जाते हैं, आधवी बिना अभीक का इंतजार करे गाड़ी का दरवाजा खोल के घर के अंदर चली जाती है। और अंदर जाके वो रितिका जी को ढूंढने लगती है तो वो उसको कहीं नहीं मिलती, तो वो उनके कमरे की तरफ चली जाती है और वहां जाके देखती है कि रितिका जी अपनी सास और देवरानी मतलब ज्योतिका जी और मीना कपूर के साथ हैं। तो वो वहां जाके रितिका जी की गोद में सर रख देती है। रितिका जब आधवी को ऐसे देखती है तो कहती है, क्या हुआ और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, और अभी कहा है वो तुम्हें लेके गया था ना, तो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है। आने दो उसे नालायक को, फिर सीधा करती हूँ। आधवी ऐसू के, अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर ही है, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा था आप लोग के बिना, तो जल्दी आ जाए बस, और कुछ नहीं। तभी मीना जी उसके गले पे लव बाइट्स देख के उसको छेड़ते हुए, वे कैसी गुजरी तुम दोनों की रात, मतलब मजा तो किया ना। आधवी ये सुन के शर्मा जाती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है। रितिका जी मीना को घूरते हुए, क्यों मेरी बच्ची को परेशान किया, भाग गई ना वो। फिर वो भी आधवी के पीछे पीछे चली जाती है। आधवी अपने कमरे आती है और बिस्तर पर बैठ जाती है, तभी वहां पे रितिका जी आ जाती है और उसके बाजू में बैठ जाती है। आधवी रितिका जी को देख के अपना सर झुका लेती है तो रितिका जी उसके माथे को चूमते, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्यों उदास है, क्या अभीक ने तुम्हारे साथ वो सब
वो आगे कुछ कहती तभी आध्वी ऐसा कुछ नहीं है माँ। रितिका जी, तो फिर तुम उदास क्यों हो? आध्वी, मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ा लो महसूस कर रही थी, इसके लिए हम जल्दी आ गए। अब वो अपने और अभी के बारे में तो बता नहीं सकती थी। रितिका जी कुछ नहीं कहती और उसके बालों को हटा के उसके निशान देखती है जो कुछ नए थे और कुछ पुराने लेकिन बहुत गहरे थे। रितिका जी वहां से एक क्रीम उठा के उसको सर को अपनी गोद पे रख के उसके निशानों पर दवा लगा लेती है और आध्वी के सर को सहलाने लगती है तो आध्वी को नींद आ जाती है। क्योंकि यही एक सुकून था जो आध्वी को चाहिए था, बिना कोई मतलब के, बिना कुछ बोले माँ का अपने बच्चे को समझ जाना और फिर उसकी ऐसी देखभाल करना। सच कहा जाए तो एक रितिका जी ही थी जो आध्वी को असली सुकून देती थी। रितिका जी भी सबसे ज्यादा आध्वी से ही जुड़ी हुई थी। वो अपने सारे बच्चों को समान प्यार करती थी लेकिन आध्वी उनकी सबसे ज्यादा करीब थी, अपने खुद की बेटी से भी ज्यादा, और तो और उनके लिए अभीक से भी ज्यादा आध्वी जरूरी थी। उन्हें देख के कोई भी कहेगा कि यह दोनों माँ बेटी है और अभीक को तो उसके माता पिता ने गोद लिया है। टीयर्स ऑफ जॉय। और ऐसा क्यों था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आगे पता चलेगा। आध्वी को सुला के रितिका जी अपने रूम में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कपूर इंडस्ट्री, अभीक के सामने विराट खड़ा था उन 7 लोगों की तस्वीर को लेके। विराट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाभी को ये लोग कहाँ दिखे और उन्हें कैसे पता चला इन लोगों के बारे में। अभीक, तुम्हें पता है वो वाइफी नहीं है। विराट, क्या मतलब कि वो भाभी नहीं है? अभीक, मतलब वो नहीं है जो पहले थी जिसकी मुझसे शादी हुई थी। विराट, तो फिर कौन है? उनका कोई डुप्लीकेट तो नहीं है? अभीक, मतलब साफ है उसने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है। विराट, वो तो हर कोई करता है। अभीक, सिगरेट की कश लेते हुए हर कोई नहीं करता। विराट, इंसान को जब अपनी गलती, अपनी बेवकूफ़ी खिंच के तमाचा मारती है तभी इंसान बदलता है। विराट, लेकिन उनके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ अब तक। अभीक, वही तो जानना है। फिर वो अपनी सिगरेट स्मोकिंग साइन को बुझा के वहां पे रखी डस्टबिन में फेंक देता है। विराट, ठीक है, लेकिन इनका क्या करना है? क्योंकि इनकी जानकारी भाभी को मिलेगी तो उनको माथुर परिवार तक पहुंचने से हम नहीं रोक पाएंगे और शायद इसमें उनकी जान भी चली जाए। अभीक, जो आध्वी की जान जाने की बात सुन के तड़प उठा था वो उसको अपनी लाल आंखों से घूरते हुए, उसकी जान मेरी है, वो भी मेरी है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अगर वो ऐसा कुछ करती है तो मैं उसको यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा लेकिन वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। विराट, यू लव हर? अभीक, नी। विराट, फिर तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अभीक, बिकॉज़ शी इज माइन, ओनली माइन। और मुझे नहीं पता कि प्यार व्यार क्या होता है, बस इतना पता है वो मेरी है, उसके जिस्म से लेके रूह तक सब कुछ मेरा है। विराट, हाँ तभी तो आवारों की तरह बचपन से उनके पीछे पड़ा है लेकिन वो भी छुप के, और जब वो सच में तेरी हो गई तब उसको छोड़ के जला गया। अभीक, तुझे पता है क्यों गया था? विराट, हम और उसका फायदा भी कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि भाभी को जब इसके बारे में पता लगेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, और जब उनको तेरी वह बीमारी के बारे में पता लगेगा तो क्या वो रहेगी तेरे साथ? कैसी जलेगी वो तब तुम्हें? अभीक, उसको झेलना होगा, उसको सहना होगा मुझे, और उसको मेरे पास ही रहना होगा, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है। कहते हुए वो एक साइको लग रहा था जो आध्वी के पीछे पागल है। विराट, हम ठीक, अब बता के इनका क्या करना है? अभीक, उनकी जानकारी तू वाइफी को देगा लेकिन तब जब मैं तुझे कहूँ। विराट, पूरी? अभीक, नहीं, बस उतनी है जितनी मैं तुझे कहूँगा। विराट, ठीक है, कह के वो वहां से उन तस्वीरों लेके चला जाता है। अभी उसके जाने के बाद विंडो से बाहर देखने लगता है। उसकी आंखों में बहुत से राज छुपे थे, उन राज के साथ एक तड़प, एक गुस्सा, एक बेबसी, सब कुछ था उसकी आंखों में। कोई भी उसकी आंखें देख के कह नहीं सकता था कि वो कौन सा इमोशन शो कर रहा है, क्योंकि उसको ठीक से जानने वाला ही उसके उन इमोशन को अलग अलग करके बता सकता था। तो कौन है वो 7 लोग जिनको अभी पहले से ही जानता है? कौन सा ऐसा राज है जिसकी वजह से अभी 1 साल से दूर था आध्वी से, जबकि वो बचपन से उसको अपना बनाना चाहता था? अभी तक कैसे जानता था आध्वी को बचपन से? कौन से राज है जो अभी छुपा रहा है आध्वी से? कौन सी ऐसी बीमारी है अभी को जिससे आध्वी अनजान है? चैप्टर 12 एनिवर्सरी पार्टी, कपूर विला।
आधवी जब सो के उठती है तो वो टाइम देखती है जिसमें 5 बज रहे थे। देख के वो कहती है, अरे मैं पिछले 3 घंटे से सो रही थी। फिर वो खड़ी होके ताज़ा होके नीचे चली जाती है। नीचे जाके वो देखती है कि सब जगह तैयारी चल रही है। तभी नैना और जानवी उसके पास आके हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। आधवी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो उन तैयारियों के बारे में पूछता है। कल्याण कपूर और ज्योतिका कपूर जो वही बैठे थे वो उससे, बेटा आज तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है जिसके लिए हमने घर में पार्टी रखी और आज हम तुमको सबसे अपने घर की बहू के तौर पे इंट्रोड्यूस करेंगे। जो अभी के चले जाने की वजह से हम नहीं कर पाए थे तो सोचा ये अच्छा मौका है। आधवी उनकी बात पे सर हिला देती है। तभी ज्योतिका जी उसके पास आके, बेटा जी तो आप अभी अपने कमरे में जाइए और आराम करिए ताकि शाम को हम निखरी निखरी लगे। और फिर नैना और जानवी से अपनी भाभी को लेके जाओ और ऐसी सजाना कि मेरी सारी जो सहेली है ना, जो मुझे अपना पोता बहू को दिखा दिखा के मुझे ताने मारती थी, उन्हें तो आज मैं जलभुन के काला काला पाउडर करूँ दूंगी अपनी बहू को दिखा के। हाँ। कल्याण कपूर दादाजी उनकी बात सुन के हाँ, अपने समय भी ऐसे ही सज के सबको अपनी औकात दिखा देती थी। दादी जी, आपके होश भी उड़ जाते थे समझे आप। दादाजी, अरे वो तो जब आपको हमने पहली बार देखा था तब से उड़े हैं मेरी कम्मो जी। दादी उनकी बात सुन के शर्मा जाती है और उन्हें डांटते हुए, क्या आप भी बच्चे हैं यहाँ? तो तीनों उनकी बातों पे हंस देती है और नैना और जानवी आधवी को लेके चली जाती है। तभी दादी, बेटा आपके लिए और अभी के लिए कपड़े में भेजवा दूंगी, वही पहनना और हाँ, उस नालियक को भी वही पहनना। आधवी हमें सर हिलाती हुई चली जाती। करीब 7 बजे कपूर विल के आगे गाड़ियों का काफिला आके रुकता है जिसमें से एक कार में से अभी एरोगेंट तरीके से बाहर आता है और विला के अंदर चला जाता है और उसके पीछे उसका असिस्टेंट भी विला के अंदर चला जाता है क्योंकि आज यहाँ पे फंक्शन इसलिए उसे अटेंड करने आया था। अभी अंदर जाकर अपने कमरे में जल जाता है और जाते जाते निखिल को सारी तैयारी और घर की सुरक्षा को ठीक से चेक करने का बोलता है ताकि पार्टी में कोई गड़बड़ न हो और न किसी को नुकसान हो। अभी अपने कमरे में अंदर जाता है कि उसको अंदर से खिलखिला के हंसने की आवाज़ आती है जो कि आधवी की थी, जो जानवी और नैना के साथ बात करते करते हंस रही थी। पता नहीं ही क्यों अभी को ऐसी हंसी की आवाज़ के साथ मन में होता है कि ये लड़की कभी मेरे साथ तो ऐसे खुल के नहीं हंसती और ना खुल के रहती है, जबकि दूसरों के साथ तो बड़ी मस्ती कर रही है और मेरे ही साथ इसको कांटे चुभते हैं क्या। फिर वो गहरी सांस लेके कमरे के अंदर जाता है जहां वो देखता है कि नैना और जानवी आधवी को तैयार कर रही थी और उसके साथ गपशप भी मार रही थी। अभी के अंदर आने से सब उसको देखते हैं तो आधवी उसको थोड़ी देर के लिए देखती है, फिर अपनी नज़र फेर लेती है क्योंकि वो अभी से अभी तक नाराज़ थी। जानवी और नैना, सॉरी भाई पर भाभी को तैयार होना है क्योंकि पार्टी 8 बजे शुरू होने वाली है, तो प्लीज़ आप दूसरे कमरे में जाके तैयार हो जाएं प्लीज़। अभी नहीं, तुम दोनों जाओ और वाइफी को मैं तैयार कर दूंगा, तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। तभी आधवी जोर से नहीं कहती है तो अभीक उसको घुर के देखता है और वही जानवी और नैना तो अभीक की बात सुन के तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभीक को ही देख रहे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका ये अनरोमांटिक भाई ऐसी बात करेगा। फिर दोनों आधवी की तरफ देख के इसको आंख मार के जाने लगते हैं तो आधवी जोर से, अगर मुझे ठीक से तैयार नहीं किया तो दादी से दान सुनने के लिए तैयार रहना। जानवी और नैना उसकी बात सुन के, अभी से भाई हम मजबूर हैं, प्लीज़ आप दूसरे कमरे चले जाइए ना। अभी उन दोनों से कुछ नहीं कहता और आधवी को घुरते हुए अपने स्टडी रूम में चला जाता है क्योंकि वहाँ भी उसका एक पर्सनल रूम था। आधवी को उसकी आंखों में चेतावनी साफ दिख रही थी, लेकिन उसको पता था कि अगर उसने अभी अभीक को अपने पास आने दिया तो हो गई उनकी पार्टी, लेकिन अब उससे डर भी लग रहा था क्योंकि अभीक की आंखों में गुस्सा उसको साफ दिख रहा था अपने लिए। लेकिन फिर वो सर झटकते हुए उन दोनों से तैयार होने लगती है। तभी एक नौकरानी यहाँ आके एक बड़ी सी थाली को वहाँ रख के चली जाती है। नौकरानी उन्हें कह के गई थी कि दादी ने आपको लोगों को जल्दी तैयार होने के लिए कहा है क्योंकि मेहमान आने शुरू हो गए हैं। जानवी थाली का कपड़ा हटा के देखती है तो उसमें सुनहरे रंग की बनारसी मुलायम रेशम की साड़ी थी और अभीक के लिए भी एक ब्लैक टैक्सीडो सूट रखा हुआ था। नैना और जानवी को देखती हुई आधवी, तुम दोनों को तैयार नहीं होना है क्या? तो वो दोनों कहती है, पहले आपको तो कर दे। आधवी, एक काम करो, अपने कपड़े लेके यहाँ पे आ जाओ और यहीं पे तैयार हो लेना, तब तक मैं ये साड़ी पहन लेती हूँ।
तो दोनों सर हिलाती हुई चली जाती हैं और आध्वी अपनी साड़ी लेके खुद तैयार होने लगती है। वो अपनी साड़ी पहनने के अभीक के कपड़े देखती है और खुद से ही अरे अबे उन्हें देने कौन जाएगा, अगर उन्हें दूसरा कपड़ा पहनना होगा दादी नाराज़ होंगी। दादी ने खास हम दोनों के लिए भेजा है, तो वो उन कपड़ों लेके अभीक को देने जाने वाली होती है कि तभी वो खुद से अभी जाओगी तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और नहीं जाओगी तो कपड़े कैसे पहनेंगे, किसी के हाथ भेजवा दूँ, नहीं टैब तो लेंगे नहीं, एक काम करती हूँ मैं ही जाती हूँ, वैसे अभी तो वो फ्रेश हो रहे होंगे तो फटाफट बाहर रख के आ जाओगी। हाँ, फिर वो वहाँ रखे एक बुक शेल्फ के पास जाती है और उसमें से एक किताब निकलती है जिसकी वजह वहाँ रखी एक बड़ी सी पेंटिंग हट के स्टडी रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। वो उस कमरे में जाके आसपास देखती है तो वहाँ किसी को ना पके कपड़े वहाँ टेबल पर रख के दबे पैर जाने के लिए जैसे वो पीछे मुड़ती है वो किसी से टकरा जाती है। आध्वी अपना सर उठा के देखती है तो अभीक जो अभी नहा के आया था और उसने अपने कमर पर सिर्फ टुवल ही लपेट रखा था और उसके बाल गिले थे। आध्वी की तो उसको देख के सांस ही अटक जाती है और उसका चेहरा पिला पड़ जाता है और वो अपने कदम पीछे ले जाने लगती है और अभीक उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। अभी इस वक्त दोनों की स्थिति ऐसी थी कि अभीक शेर है और उसके आगे उसका शिकार आध्वी, जिसको अभीक एक डेविल स्माइल लिए देख रहा था, और आध्वी की हालत तो ऐसी थी मानो काटो तो खून ना निकले। आध्वी पीछे हटते हुए दीवार से लग चुकी थी और अभी उसके सामने अपना बिना एक्सप्रेशन वाला चेहरा लेके खड़ा था, जिस वजह से आध्वी को और ज्यादा डर लग रहा था। आध्वी अपनी हकलाती हुई आवाज में प्लीज 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 अभी के लिए जाने दीजिए, और वो इस आगे कहती कि उसे पहले ही अभीक उसको होठों पर अपने होंठ रखे हुए उसको आक्रामक तरीके से किस चुंबन का चिन्ह करने लगता है। वो आध्वी को कमर से पकड़ के लिफ्ट करता है। आध्वी की ऊंचाई वैसे तो अच्छी थी लेकिन अभीक से बहुत ज़्यादा कम, इसलिए वो आसानी से उठ जाती है। अभीक उसको कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए किस कर रहा था, जिसे आध्वी खुद को दबाता हुआ महसूस करती है। वो अभीक को खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। उसकी सांस अब उखड़ने लगी थी, उसको लग रहा था कि उसकी साड़ी हदिया अब टूट जाएगी। उसकी सांसें अब उखड़ने को आई ही थी कि अभीक उसको फ्री कर देता है, लेकिन उसको अपनी बाहों में से फ्री नहीं करता, बस थोड़ा ढीला कर देता है। अभीक उसके कान में जाके कुछ कहता है जिसे आध्वी की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो अभीक से मुंह फेर लेती है। चैप्टर 13 एनिवर्सरी पार्टी पार्ट -2। अभीक आध्वी कान में कहता है कि बीवी मैं तुम्हें अभी पाना चाहता हूँ, और वो उसके पल्लू को नीचे गिरा देता है। सुन के आध्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अभीक को देखते हुए आपको सिर्फ यही चाहिए है क्या, और एक कह के वो उसे मुंह फेर लेती है और उसको कहती है कि अभी नीचे पार्टी चालू हो गई है, हमारा वहाँ जाना जरूरी है, तो कपड़े पहन लीजिए और आपको जो करना है वो कर लेना बाद में, और वो फिर उसको धक्का देने लगती है। अभी उसकी बात सुन के उसकी दीवार में दबते हुए मुझे तुम अभी चाहिए आध्वी, प्लीज़ अभी मुझे कुछ नहीं करना, और वो कहते हुए उसकी आवाज़ रुंधी हुई हो गई थी क्योंकि उसको लगा था कि अभीक को उससे फ़र्क पड़ता है, पर नहीं, अभीक तो उसको उसकी नाराज़गी के बारे में मैं नहीं पूछ रहा था जो चीज़ उसे चोट पहुंचा रही थी। अभीक आध्वी को रोता देख के तुम रो क्यों रही हो, बीवी हो तुम मेरी, तुम पर हक है मेरा, तो रोना बंद करो। आध्वी उसकी बात सुन के हाँ तो आपको जो करना है वो कर लेना बाद में, अभी मुझे जाने दीजिए, और अगर आपको मेरी बॉडी ही चाहिए तो आपको मेरे रोने से क्या फ़र्क पड़ता है। अभी उसकी बात सुन के उसको गुरते हुए तुम मुझे लिस्टी इंसान समझती हो, वाइफी जो सिर्फ तुम्हारी बॉडी के लिए तुम्हारे साथ है। हाँ, अगर ऐसा होता तो 1 साल से तुमसे दूर नहीं रहता, समझी, तो अपने दिमाग में ज़्यादा मत सोचो। आध्वी, हाँ तो मैंने नहीं कहा था जाने को। अभीक, गया तो तुम्हारे लिए ही था। आध्वी, मतलब अभीक, वाइफी जब दिमाग ज्यादा ना हो तो उसको नहीं चलाना चाहिए फालतू की चीज में। आध्वी उसकी बात सुन के मुंह फूले हुए आप मुझे बिना दिमाग वाली लड़की कह रहे हो। अभीक, नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग है, बस चलती गलत जगह हो। आध्वी उसको कुछ कहने वाली होती है तभी बाहर से भाभी, भाभी आप कहो यार देर हो रही है, आपको तैयार नहीं होना क्या, देखिए दादी डांटेगी फिर, प्लीज़ भाई को बोलिए रोमांस बाद में, पहले पार्टी अटेंड कर ले। आध्वी उनकी बात सुन के अभीक से खुद को छुड़वाते प्लीज़ जाने दीजिए और खुद भी तैयार हो जाए। अभीक, बदले में मुझे क्या मिलेगा। आध्वी, मुझे क्या मतलब, क्या दे सकती हूँ, क्या चाहिए आपको। अभीक, तुम। आध्वी उसे देखते हैं तो वो अभीक की आंखों में इच्छाएं देखती हैं तो वो अपना सिर नीचे करके प्लस जाने दीजिए, नहीं रोकूंगी।
पार्टी के बाद अभीक उसको छोड़ देता है तो आध्वी वहां से फटाफट से भाग जाती है। जैसे अभी वो नहीं गई तो अभीक उसे वापस पकड़ लेगा। बाहर आके वो जानवी और नैना को देखती है जो शरारती मुस्कान के लिए उसको ही देख रही थी। आध्वी उन दोनों को इग्नोर करके तैयार होने लगती है। लगभग 20 मिनट बाद अभीक तैयार होके अपने कमरे में आता है जहां आध्वी भी तैयार हो चुकी थी। आध्वी वहां पे उसको देख के खड़ी हो जाती है। अभी आध्वी को देखता है जिसने आज मेकअप भी किया था और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुनहरा रंग उसकी गोरे रंग पे बहुत ही जर्ज रहा था। आध्वी ने अपने पलकें झुकाकर रखी थी जिस वजह से वो अभीक को नहीं देख पाई थी कि जो उसको एक तक देख रहा था। जानवी उसके बगल में आके अरे भाभी इतना क्या शर्माना, एक बार तो देखो उनकी तरफ। फिर वो नैना को लेके कमरे से बाहर चली जाती है। आध्वी को तो अब उन दोनों का गला दबाने का मन कर रहा था कि वो उसको कहा इस शैतान के पास छोड़ के चली गई। फिर अभी उसके पास जाके उसके चेहरे को ऊपर करता है। आध्वी अपनी पलकें उठा के उसकी आंखों में देख रही है जहां उसकी इच्छाएं देख रही थीं। आध्वी की पलकें फिर से नीचे हो जाती हैं और उसके गाल लाल हो जाते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था ब्लैक टैक्सिडो में। आध्वी अब उसको कहती है कि हमें नीचे जाना चाहिए, पार्टी शुरू हो गई होगी। अभीक, मेरा मन नहीं है बीवी। आध्वी, लेकिन मेरा तो है तो मैं जा रही हूँ। अभीक, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? आध्वी, क्या चाहिए आपको? अब मैंने कहा ना कि बाद में कर लेना, अभी कुछ मत करिए। और फिर वो अभीक को हाथ से पकड़ के नीचे ले जाने लगती है। अभी भी उसके पीछे जाने लगता है। जाते जाते वो आध्वी की कमर को देखता है जो बहुत ज्यादा आकर्षक दिख रही थी। यह देख के वो आध्वी को खिंच के खुद से चिपका के उसकी खुली कमर पर अपने हाथ रख देता है जिससे आध्वी की बॉडी में एक सिहरन उठती है। अभी उसको ऐसे ही पकड़ के नीचे ले जाने लगता है। दोनों जब नीचे आते हैं तब एकदम से सारी लाइट चली जाती है और एक स्पॉटलाइट आध्वी और अभीक पर पड़ती है, जहां से वो चलते हुए सेंटर में आ जाते हैं और लाइट चालू हो जाती है। दादाजी उन दोनों के पास आके अपने हाथ में माइक लेके कहते तो कि यह मेरे सबसे बड़े पोते अभीक कपूर जिन्हें आप सब जानते हैं और यह उनकी पत्नी आध्वी कपूर। उनकी शादी को 1 साल हो गया लेकिन कुछ कारण से हमें सब अनाउंस नहीं कर पाए तो सोचा आज ही कर दे। कृपया इस जोड़े को सदा सलामत रहने की दुआ दें और पार्टी का आनंद लें। और एक कह के वो नौकरों से केक मंगावते हैं जो बहुत बड़ा था। उसका थीम भी सुनहरे रंग का था और उसके ऊपर सफ़ेद फूल रखे हुए थे। आध्वी और अभी केक कट करते हैं तो सब जगह तली बजने लगती है। कुछ लड़कियां जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, यहाँ तक एक्ट्रेस भी वहाँ पे आई थी, वो आध्वी को देख के जल रही थी और आपस में बात कर रही थी कि ऐसा भी खास बात है इस बहन जी में जो अभीक कपूर ने इस साधारण बहन जी को अपनी पत्नी बनाया हो। आध्वी और अभी केक कट करके पहले एक दूसरे को खिलाते हैं, उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को खिलाते हैं, फिर वेटर केक को मेहमानों में बांटते हैं। अभी के पास से आध्वी ऐप जाने वाली होती है कि तभी उनके पास एक लड़की आती है जिसने एक लाल रंग का ग्रोन पहन था। उसका एक स्लिट था जिस वजह से उसका पूरा पैर दिख रहा था और मुंह पर बहुत सारा मेकअप भी थोप पड़ा था सुंदर दिखने के लिए। वो अभीक के पास जाके उसकी तरफ देख के हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर कपूर और अपना हाथ अभीक तरफ बढ़ा देती है, लेकिन अभीक उससे हाथ नहीं मिलता है तो आध्वी देख के हाथ जोड़ते हुए आपका शुक्रिया। तो अभीक का हाथ ना मिलाने से उस एक्ट्रेस को बहुत शर्मिंदगी होती है और उसको आध्वी पर बहुत गुस्सा भी आता है क्योंकि उसको आध्वी के सामने ऐसे बेइज्जत होना पड़ा जिसकी उसके सामने खड़े रहने की औकात तक नहीं है। फिर भी वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के लिए अभीक से मिस्टर कपूर क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है? तो उसको लगा कि अमीर परिवार में औरतों की तो वैसे भी नहीं चलती, क्योंकि उसने देखा है अमीर परिवार के मर्द अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी लड़कियों के साथ ऐश करते हैं। तो उसने सोच लिया कि अभीक आध्वी को अपनी जूती ही समझता होगा और उसको ठीक से ट्रीट भी नहीं करता होगा, क्योंकि आध्वी वैसे भी एक साधारण लड़की तो है, कौन सी उसके जैसी एक सफल अभिनेत्री है। लेकिन उसको नहीं पता था कि परिवार अमीर हो या गरीब, जहाँ पे औरतों की इज्जत होती है वहाँ पर औरतों का ही राज चलता है। और भले कपूर परिवार सबसे अमीर क्यों ना हो, फिर घर तो औरतें ही जलती थी और उनके सामने कोई भी कपूर आवाज़ तक नहीं उठाता था। यहाँ तक कि कपूर इंडस्ट्री थी, उसमें भी कपूर परिवार की सभी महिलाओं के सबसे ज़्यादा शेयर जो कि उनके पति ने उनके नाम कर रखे थे।
और अभी तो वैसे भी आदवी के पीछे लट्टू था, वो तो वैसे भी उसे चिपकने के बहाने थुथाता था। और ये बात अलग है कि आदवी उसको थोड़ा गलत समझ लेती थी, वरना वो तो आदवी को रानी बना के ही रखता है। अरे भाई, आदवी को लगता था कि अभीक उसके पास बस उस वजह से आता है, लेकिन उसे कहाँ पता कि अभीक तो बचपन से उस पे लट्टू पड़ा है। अभीक जो अब उस लड़की को इग्नोर करके जाने वाला होता है कि इतनी आदवी जो समझ गई थी अभीक अब जाने वाला है, तो उस एक्ट्रेस से हाँ तो बोलिए क्या बोलना आपको। वो एक्ट्रेस जो थी अभिनेत्री कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, उसके लिए उसे नाम दे देती हूँ माही अरोरा। ठीक है तो उसको यही कहूँगी जब तक इसका सीन नहीं खत्म हो जाता। हाँ तो माही आदवी की बात सुन के उसको टोंट मरते हुए लगता है मिस्टर कपूर आपकी पत्नी प्रोफेशनल नहीं है। अरे हाँ, घर पे बैठे रहने से प्रोफेशनल नहीं हो जाते। अभीक के ना बोलने की वजह से उसको ऐसा लगा कि अभीक को इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो आदवी की थोड़ी बेइज्जती करेगी तो। तभी पीछे से उनके प्रोफेशनल के बारे में तुम क्या जानो, 2 कौड़ी के भाव के लिए खुद को बेचने वाली और 2 और 3 फिल्म के लिए किसके भी बिस्तर पर चली जाने वाली माही, जिसको अपना अपमान सहना नहीं होता, वो मुड़ के देखते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बकवास करने की। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि पीछे सोनल और वाणी खड़े थे और उसको ही घूरे रहे थे। सोनल उसके पास जाके तुम 2 टेक के एक्ट्रेस जो सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसे कमाती हो उसको तुम प्रोफेशन बोलती हो। थुकू भी ना मुझे ऐसे प्रोफेशन पर जिसमें लोगों के साथ सोने पर काम मिले हम। और तुम मेरी भाभी के प्रोफेशनल ना हो पर उनके तन दे रही हो। हाँ तुम्हें पता है वो कौन है? अरे तुम तो लोगों के सामने अपने कपड़े उतारे पैसे कमाते हो, लेकिन वो तो लोगों की जान बचती है और कई सारी नई जिंदगी इस दुनिया में लाती है, समझी। लोग उन्हें भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, समझी। इंडिया के नंबर 1 गाइनोकोलॉजिस्ट हैं वो। आज तक एक भी केस जो इनके पास आया है फेल नहीं गया। जहां जैसी भी स्थिति हो सामने वाले की, और तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की उन्हें जज करने चली है जो अपनी खुद की इज्जत तक नहीं बचा सकती। वही सोनेल की ऊंची आवाज़ सुन के आजू बाजू के मेहमान भी उन सबको देखने लगते हैं, और वही जो सारी लड़की और माही आदवी को साधारण समझ रहे वो सब अब उसको इज्जत से देखने लगते हैं। वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए तो वो आदर्श ही बन गई थी। माही की तो अब बोलती बंद हो गई थी और वो अपना सर चुका के वहाँ से जाने वाली ही होती है कि तभी सोनेल भाभी से माफ़ी कौन मांगेगा। तो माही आदवी से सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। सोनेल अब अभीक से भाई आप अपनी बीवी का अपमान कैसे कर सकते हैं, आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं पहले? अभीक, तुमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। और फिर आदवी की तरफ देखते हुए घुटनों के बल बहते हुए, और मेरी बीवी के लिए मुझे लोगों से लड़ने की ज़रूरत नहीं। फिर वो अपनी जेब से कुछ निकाल के कुछ ऐसा करता है कि सब शौक होके उसको ही देखने लगते हैं कि मिस्टर अभीक कपूर भी ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 14 राघव मनोहरा। अभीक अपने घुटनों के बाल बैठ के अपनी जेब से डायमंड के पायल निकालता है और आदवी के पैर पकड़ के अपने एक पैर के घुटने पे रख के पहनना देता है। फिर वो झुक के आदवी को पैरों को चूम लेता है, जिसे देख के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पैरों में पायल पहनना ठीक था लेकिन उनको चूमना सबके सामने, वो भी अभीक का, इसलिए सब हैरान नज़रों से देखते हैं। अभीक, सच कहूँ तो मैं भाग्यशाली हूँ जो वाइफी मुझे मिली, वरना में तो वाइफी के पैरों की धूल भी नहीं। और वैसे भी राजा भले दूसरे के लिए किंग हो लेकिन रहता हमेशा अपनी रानी के पैरों में ही। मुझसे इसकी पहचान आप लोगों ने जानी, लेकिन आज के बाद इससे मेरी पहचान होगी। उसकी बातों को सोचते हुए सब अब आदवी के पैरों में पहने हुए पायल देखते हैं जिस पर अभी का नाम लिखा हुआ था। देख तो सबको एक और झटका लगता है। आदवी देख के वो उतारने को होती है कि तभी अभीक, अभीक, डोंट इवन ट्राई टू गेट आउट अदरवाइज इट वोंट बी गुड वाइफी। आदवी देख के खुद नीचे बैठ जाती है और उसके होठों पर हाथ रखे के ऐसा नहीं बोलते, सच तो को कोई कितना भी तोड़ मेडलो ले वो बदल नहीं जाता है। अप्रैल, आप मेरे पैरों में कैसे रह सकते हैं, प्लीज़ इसे उतार दीजिए। अभीक, अब तो तभी उतरेगी जब तुम इस दुनिया में नहीं होगी, और मेरे होते हुए तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा वाइफी, बिकॉज यू आर माइन, योर एवरीथिंग इज माइन, योर बॉडी, योर सोल, योर सॉरोज, योर हैप्पीनेस, एवरीथिंग वाइफी, यू आर कंप्लीटली माइन एंड मैं तो हमेशा से तुम्हारा ही था वाइफी। आदवी की आंखों में ये सब से आंसू आ गए थे और वो धाम से रोने लगती है, क्योंकि उसके लिए ये इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अभी उसके आंसू पूछ के उसको खड़ा करता है और तभी पीयूष, अरे बहुत हो गया रोना धोना, चलो अब एक कपल डांस हो जाए। वहीं दूसरी तरफ
एक कमरे में किसी लड़की की लगातार सिसकियां की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी प्लीज़ वाली आवाज़ में, विराट प्लीज़ रुक जाएगी, मुझे दर्द हो रहा है। आप पिछले आधे घंटे से लगे पड़े, प्लस रुक जाए, पार्टी में सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, प्लीज़ प्लीज़ कहते हुए उसकी आवाज़ भी रुंधी हुई थी। विराट, मेरा मन अभी भरा नहीं है बेबी। नैना, जी हाँ है, और कोई नहीं है। विराट और नैना ही थे। जब नैना और जानवी को छोड़ के नीचे आ रहे थे तभी नैना जानकी को कुछ काम है बोल के अपने कमरे चली जाती है। तभी वहां पे विराट आ जाता है, जिसको उसने देख लिया था कमरे से निकलता वक्त। नैना ने एक क्रीम कलर का लहंगा पहना जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी, जिसको देख के विराट कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके पीछे आ गया। कमरे में आके विराट नैना को पीछे से पकड़ लेता है और उसके बालों को आगे करके उसकी गर्दन पर पीछे से किस करने लगता है। नैना जो किसी आने से डर गई तो वो विराट की खुशबू महसूस करके शांत हो जाती है और अपना हाथ पीछे ले जाके विराट के सर पे रखे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, प्लीज़ नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज़ अभी कुछ मत करो। विराट, सालगिरह हमारी नहीं है बेबी, तुम्हारे भाई और भाभी की है, तो हमें कोई नहीं ढूंढेगा। फिर वो नैना को पलटता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख के उसको किस करने लगता है। नैना भी उसके सर सहलते हुए उसको किस बैक कर रही थी। विराट नैना को बिस्तर पर धक्का देके उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके गले पे काटने लगता है, जिससे नैना की आहें निकलने लगती है। विराट नैना के गले को पूरा लाल कर देता है, जिससे नैना उसे, आपने क्या किया, अब सब देखोगे तो क्या कहेंगे। विराट, कह देना मेरे हैबी ने किया है। नैना, सबको हमारे बारे में नहीं पता लेकिन। विराट, हाँ तो वे से भी 6 महीने बाद तुम ऑफिशियली मेरी हो जाओगी बेबी। नैना उसको कुछ नहीं कहती तो विराट उसके लहंगे को ऊपर उठाते हुए अपने पैंट को खोल के उसकी जेब खोल देता है। नैना, ए देख के विराट प्लीज़। अभी नहीं, लेकिन उससे पहले विराट उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है और नैना की आवाज़ दबाव जाती है। फिर विराट उसके अंदर एंटर करता है तो नैना के हाथ विराट के बालों में कस जाता है। विराट उसके साथ तब से इंटीमेट हो रहा था और नैना की आहें पूरे कमरे में गूंज रही थी। जानकी जो पिछले आधे घंटे से नैना का इंतजार कर रही थी, जब उसको लगता है कुछ गड़बड़ है तो वो नैना के कमरे की तरफ बढ़ गई जाती है, लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाती है और दोनों नीचे गिर जाती है। जानकी ऊपर थी और जिसके ऊपर गिरी वो नीचे। जानकी अपना सर उठा के उस इंसान को देखती है तो देखती रहती है। हल्की ब्राउन आँखें, सेट की हुई बियर्ड, गेहुआ रंग, मैस्क्यूलर बॉडी, उस पर उस इंसान का वाइट 3 पीस सूट पहना हुआ था। वो इंसान जानकी से, मेरे ऊपर से हटेगी मिस, तो जानकी होश में आती है, उसके ऊपर से खड़ी हो जाती है या उस इंसान को भी खड़ा करती है और उसको सॉरी बोलती है। तब जाके वो इंसान ध्यान से जानकी को दिखता है। गोरा रंग, गोल लड्डू जैसा चेहरा, फुले हुए गाल, काली नशीली आंखें, दिल आकार के होंठ और ऊपर से उसने नीले रंग का शरारा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। और जानकी की ऊंचाई थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए वो कपूर परिवार का सबसे प्यारा सदस्य थी। तभी वो इंसान, ओम ठीक है आपकी तारीफ, उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त थी लेकिन फिर भी। जानकी अपनी क्यूट आवाज़ से, मेरा नाम जानकी कपूर है। वो इंसान, ओह तो तुम भाभी की बहन हो। जानकी, बहन। वो इंसान, आई एम राघव मनोहर। जानकी, मतलब आप सालवी दीदी के देवर हो, मतलब निहाल जीजू के भाई, लेकिन मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। राघव, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से बाहर था, यहाँ तक कि भाई की शादी भी नहीं आई थी। जानकी, क्यों। राघव, डॉल तुम बहुत सवाल करती हो। जानकी, मैं डॉल नहीं हूं और मुझे डॉल मत कहिए। राघव उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, तुम डॉल ही हो डॉल। जानकी उसको अपना पास आता देख पीछे जाने लगती है और लास्ट में वो वहां की दीवार से सट जाती है। राघव, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती डॉल, और तुम डॉल ही हो। फिर धीमी आवाज में, मेरी डॉल। जानकी, मतलब। राघव, कुछ नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जानकी, वो मी दीदी को ब्यूलेन। 1 मिनट, घर मेरा है तो मैं कहीं भी जाऊं, आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। राघव, बहुत कुछ हूँ तुम्हारा डॉल, बहुत कुछ। और फिर एक टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराता है। जानकी, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राघव, समझने कोई जरूरत भी नहीं है डॉल। तभी पीछे से जानू।
जानकी वहां देखती है जहां पे नैना खड़ी थी और उसके साथ विराट भी। नैना ने जीस-टीस करके विराट को रोक लिया था और वो बाहर आ गए थे। जानवी तुरंत राघव से दूर हट के नैना के पीछे छुप जाती है क्योंकि उसे राघव बहुत अजीब लग रहा था और राघव की आंखें तो उसको ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसे खा जाएगी। नैना, क्या हुआ बच्चा? फिर राघव को देखते हुए और आप। तभी विराट, राघव मनहोंद्रा। राघव, हम, और आप विराट मालिक। विराट, लेकिन तुम तो न्यूयॉर्क में थे ना? राघव, हाँ लेकिन अब यहाँ पे भी तो अपना बिजनेस खड़ा करना है। विराट, हम। फिर वो जानकी और नैना को लेके चला जाता है। तभी राघव डॉल। जानकी पीछे मुड़ती है और नैना और विराट भी रुक जाते हैं। राघव, मुझे मिस जानकी से कुछ काम है, तो नैना उसको कहने वाली थी लेकिन तभी विराट उसको लेके चला जाता है। अब वहाँ फिर से जानकी और राघव अकेले रह गए। चैप्टर 15 खामोशियाँ और फर्स्ट नाइट दिल। राघव अब जानकी के पास आता है तो जानकी हकलाती हुई, क्या काम है आपको? राघव, मुझे फ्रेश होना है, क्या तुम बता सकती हो? वो बात पूरी करता उससे पहले ही जानकी, क्या आपको सिर्फ पूछना था? ये तो आप विराट भाई से भी पूछ सकते थे ना? राघव, लेकिन मुझे तुम्हें पूछना था तो। जानकी अब उसको कुछ नहीं कहती और वॉशरूम जाने का रास्ता बता देती है और वहां से भाग जाते हैं, जिसको देख के राघव के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है जो पल भर में गायब भी हो जाती है। वही हाल में अब पीयूष ने एक रोमांटिक गाना चालू कर दिया था। अभीक आध्वी को लेके हॉल के सेंटर में आजता है और उसकी कमर पे हाथ रख के दूसरे हाथ से उसका एक हाथ पकड़ लेता है। आध्वी भी एक हाथ उसके कंध पे रखती है और दूसरा हाथ उसके हाथ में दे देती है। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ, कभी छूकर तुम्हें खिल जाएंगी। घर इनको बुलाओ, कभी बेकरार है बात करने को। गाना स्टार्ट होता अभीक और आध्वी भी डांस शुरू कर देते हैं। आध्वी के चेहरे पर दुनिया भर की खुशियां थी, वही अभीक चेहरा एकदम शांत था, पर कोई भी ऐसे चेहरे को देख के तो डर ही जाएगा क्योंकि उसने चेहरा ही ऐसा बना रखा था। आध्वी मुस्कुराते हुए अभीक को देखते हुए उसके साथ डांस कर रही थी और अभीक भी अपनी इंटेंस नज़रों से उसको देखते हुए अपने पैर चला रहा था। कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ तेरी मेरी। खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। पीयूष कब से अपने साथ डांस करने वाला ढूंढ रहा था। वो जब कोई नहीं मिला तो कोने में खड़ी रूही के पास जाके उसको पकड़ के डांस करने लगता है। रूही भी उसके साथ डांस करने लगती है। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहाँ से जमाने को गुजरे ज़माना हुआ मेरा? समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ? वहाँ पे रोनिक जो कुछ लोगों से बात करते हुए ड्रिंक कर रहा था, वो रूही और पीयूष को ऐसे साथ चिपके हुए डांस करते देख जल भुन जाता है और उसकी आंखें लाल हो गई थी क्योंकि रूही जब से यहाँ आई थी तब से एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। इनका क्या सीन है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है? खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन कोई लाओ ज़रा। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले ज़रा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा हाँ खामोशियाँ तेरी मेरी। नैना और विराट भी अब स्टेज पर आएंगे थे, उनके साथ अब साल्वी, नेहाल और सोनल और दिव्यांश भी स्टेज पर आके एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। आध्वी जो अभीक को देखते हुए डांस कर रही है कि तभी अभीक उसको पलटाता है और आध्वी की पीठ अभीक के सीने से चिपक गई थी। नदिया का पानी भी खामोश बहता यहाँ खिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियाँ। बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबान सुलगते, दिलों में है खामोश उठता धुआं। अभीक आध्वी के कंधे को छूम लेता है जिसे आध्वी अपनी आंख बांध कर लेती है। अभीक अब उसकी गर्दन पर भी किस करता है तो आध्वी जल्दी से आगे मुड़ जाती है और उसके सीने से लग जाती है क्योंकि उसको शर्म आ रही थी, लेकिन दोनों ने अपना डांस नहीं रोका था। खामोशियाँ आकाश है, तुम उड़ने तो आओ ज़रा। खामोशियाँ एहसास है तुम्हें महसूस होती है क्या? बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा। राघव भी जानकी को अप्रोच करके उसके साथ डांस कर रहा था, लेकिन वो डांस कम कर रहा था और जानकी को ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसके कानों में फूंक मार के, कभी उसको पलट के खुद से चिपकते हुए उसकी गर्दन पर अपनी सांसें छोड़ते हुए, कभी उसके कमर को सहलाते हुए, जिसे जानवी के रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन उसको राघव का टच बुरा नहीं लग रहा था। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ।
खामोशियां संग बाय अरिजीत सिंह फ्रॉम खामोशियां। गाना खत्म हो जाता है और सब अपना डांस रोक देते हैं, लेकिन अभीक और आगे तो अपने में ही खोए डांस कर रहे थे, जो तालियों की आवाज़ से होश में आते हैं और अपना डांस रोक देते हैं। कपल्स लोगों को देख के निखिल सब अपने सोलमेट्स के साथ डांस कर रहे हैं। यार मैं भी 28 का हो गया हूँ, मुझे कब मिलेगी मेरी सोलमेट? ए मेरा खड़ूस बॉस मुझे कभी फ्री पढ़ने देगा, तब अपने लिए कोई लड़की देखेगा ना उमम। निखिल भी देखने में कोई कम नहीं था, वो भी एकदम धांसू था, पर वो कभी फ्री होता ही नहीं था, और होता तो उसको कोई लड़की पसंद नहीं आती है। भाई उसको भी अपनी आधवी मैडम जैसी सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए थी। तभी कोई उसके बाजू में आता है और कहता है मियाँ तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारी कंपनी में अब तक आखिर सिंगल हूँ और मैं भी तो 25 का हो गया हूँ। निखिल अब पीयूष को देखते हुए, अच्छा तो मुझे यहाँ पे कंपनी देने की जगह पे रौनक सर की आइटम के साथ क्यों डांस कर रहे थे? रौनक सर आग उगल रहे थे, तुम दोनों को देख के अब सारी आग तुम पे ही निकलगी। कहते हुए वो पीयूष को वहाँ अकेला छोड़ देता है। पीयूष की तो सुन के ही अब जान सूख रही थी कि अब रौनक उसके साथ क्या करेगा, और वो खुद को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगता है। रौनक भी अभीक की तरह ही था, बस रौनक सबसे अच्छे से बात करता, लेकिन अभीक किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। पर रौनक का गुस्सा बिल्कुल अभीक जैसा ही था, और उसका नेचर भी। पार्टी अब खत्म हो गई थी और मेहमान भी आधवी और अभीक को उपहार दे के जा रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आधवी अपने कमरे में जाती है तो वो शॉक हो जाती है। अभीक उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसका कुछ काम था, तो वो स्टडी रूम में था। कमरे को पूरा सजाया हुआ था गुलाब के फूलों से। वो वहाँ पे बिस्तर पर जाके देखती है तो एक चीट रखी हुई थी। वो चीट को खोल के पढ़ती है तो हमें लिखा हुआ था, प्रिय प्यारी भाभी, एक गिफ्ट आपको आपके देवर और नंद की तरफ से, क्योंकि आपकी पहली रात नहीं हुई थी तो इसलिए अपनी रात का आनंद लें, ग्रिन ग्रिन। आधवी खुद से फर्स्ट नाइट तो कब की मना ली इन्होंने, फिर आधवी खुद को ही चपत लगाते हुए, क्या बोल रही है तू भी कुछ भी। फिर वो वहाँ रखे बॉक्स को देखती है और उसको उठा के खोलती है तो उसको वापस से शर्म आती जाती है। उसमें भी एक चीट थी, वो खोल के देखती है जिसने लिखा था, भाई ने आपको इतना अच्छा तोहफा दिया, आपको भी उन्हें खुश करना, इसलिए उपहार यहाँ पे रखा स्पेशल भाई के लिए। विंकिंग फेस विंकिंग फेस विंकिंग फेस। देख के आधवी जरूर पीयूष ने रखा होगा। फिर वो बॉक्स को साइड में रख देती है, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए वो बॉक्स को लेके चेंजिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आधवी बाहर आके खुद को मिरर में देखती है तो वो खुद शर्मा जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में एक ब्लैक नाइटी थी जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी। उसमें आधवी का शरीर पूरा साफ दिख रहा था। आधवी खुद से पहन तो ली, अब उनके सामने जाओगी कैसे? तभी कमरे के दरवाज़ा खुलता है और आधवी एकदम से जम जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो पाती है अभी उसको ही देख रहा था। वो भी एक तक के देख तो उसकी जान ही हलक में आ जाती है और वो बिस्तर पर बैठ के खुद को कंबल से कवर कर लेती है ताकि खुद को और लाल होने से बचा सके। अभी कब उसके पास बिस्तर पर आता है और फिर कमरे को देखता है तो आधवी से, क्या बात है वाइफ, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम ऐसे शर्मा रही हो? आधवी की तो बोलती ही बंद थी। अभी फिर अपना कोट और जैकेट उतार देता है, उसने अब सिर्फ शर्ट और पैंट पहनी थी। वो अब अपने पैंट के बेल्ट को भी खोल देता है, अपनी शर्ट के बटनों को भी, जिससे उसकी एब्स दिखने लगते हैं। आधवी का मुंह तो कंबल के अंदर था, जिससे वो अभीक को नहीं देख पा रही थी, पर महसूस कर सकती थी कि अभीक क्या कर रहा है, जिस वजह से उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अभीक अब उसके पास बिस्तर पर बैठकर कंबल को उसके ऊपर से हटा देता है। आधवी होश में आके कंबल को कसके पकड़ने की कोशिश करती है, पर तब तक कंबल उसके शरीर से अलग हो गया था। आधवी सर उठे अभीक को देखती है तो पाती है अभीक उसको ही ऊपर से नीचे तक देख रहा है, जैसे अभी उसको खा जाएगा। आधवी अब हिम्मत करके अभीक के थोड़े पास जाके उसकी गोद में बैठ जाती है। अभीक का सीना पूरा खुला हुआ था, जिससे आधवी का शरीर उसके खुले सीने को छू रहा था। फिर वो अभीक के माथे पर प्यारी सी किस करती है और उसके गालों पर भी एक किस करके कहती है, थैंक यू सो मच। फिर उसे आगे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले तो वो, क्योंकि उसने अभीक को आज तक कोई निकनेम नहीं दिया था। अभी उसकी कमर पर हाथ रख के उसको खुद से और चिपकते हुए, आगे क्या बीवी? आधवी, आगे कुछ नहीं, बस इतना ही। और वो अभीक के होठों पर अपने मुलायम होठों को रख के उसको प्यार से चूमने लगती है।
अभीक को तो आदवी की ए सॉफ्ट किस ऐसे लगती है जैसे रेगिस्तान में प्यासे इंसान को पानी मिलना। लेकिन वो आदवी को किस बैक नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने वापस किस किया तो वो एक हार्ड किस बन जाएगी। आदवी उसके होंठ थोड़ी देर किस करके उसे अलग होती है, फिर उसकी दोनों आंखों को चूम के उसके चेहरे को देखते हैं तो वो पाती है कि अभीक के चेहरे पर साफ लिखा था कि आदवी उसको ऐसे ही और प्यार करे। तो आदवी उसके गले लगते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अभी, फिर वो अभी के बालों को चूम लेती है। तब भी अभीक उसके कान में कुछ कहता है जिसे आदवी उसको शौक होके देखने लगती है। टू बी कंटिन्यूड। तो क्या कहा है अभीक ने आदवी से ऐसा? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ फॉलिंग इन लव आफ्टर रीबर्थ।